Hello everyone, this is Kavita Singh and this is my YouTube चैनल कविता क्लासेस। इसमें आप लोग को बायोलॉजी से रिलेटेड सारे मटेरियल मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल। किस क्लास के लिए? क्लास 9, 10th, 11th, 12th बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर नीट का फाउंडेशन जो मटेरियल होता है वो भी मिल जाएंगे, MCQ प्रैक्टिस मिल जाएंगे और NCERT पूरा 1 by 1 लाइन बाय लाइन कवर होता रहेगा। मैं पहले NCERT रीड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने क्या किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कर दिया। क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है बायोलॉजी पार्ट का। तो मैंने उसमें डिस्कवरी डिस्कस कर ली है। फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे। सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या, सेल ऑर्गेनल्स में वो सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब ये थर्ड है विच इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में तो मैं पहले रीड करूँगी, फिर उसको 1 by 1 बताऊँगी। ओके, nucleus. Remember the temporary amount of onion peel we prepared? We had put iodine solution on the peel. Why? What would we see if you tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, did each cell get evenly colored? According to their chemical composition, different region of cell get color differentially. Some region appear darker than other region. Apart from iodine solution, we also use saffronin solution, methylene blue solution to stain the cell. तो इसमें हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक एक्टिविटी दी है कि अनियन पील पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल के उस पर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो उससे क्या हुआ, वो जो आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो सेल है, मान लीजिए ये सेल है, तो उसका डिफरेंट कलर देगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है तो उसका थोड़ा डार्कर कलर रहेगा। यहाँ कोई फ्लूइड सब्सटेंस है तो उसका लाइटर कलर रहेगा। इसलिए कि हाँ, चीज़ें आइडेंटिफाई हो, ऑर्गेनल्स आइडेंटिफाई हो, इसलिए आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। या फिर आयोडीन सॉल्यूशन के जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, सैफ्रानिन सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं स्टेन करने के लिए सेल्स का। ओके, आया समझ में? We have observed cells from an onion. Let us now observe the cells from our own body. एक तो हो गया प्लांट सेल के बारे में एक्टिविटी कर रखी थी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के फर्स्ट एक्टिविटी में ही वो दिया है। प्लांट का मतलब अनियन पील के बारे में था, वो कर रखा है। अब सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दी है, वो है खुद के बॉडी में जो हमारा माउथ पार्ट होता है, माउथ पार्ट के अंदर वाला साइड, इनर पार्ट ऑफ माउथ पार्ट, जो चिक के अंदर वाला साइड होता है, दांत से जो लगता है, वहाँ थोड़ा सा स्क्रैच करके, टूथपिक से स्क्रैच करके वहाँ कुछ सेल्स निकलती हैं, उसको भी स्टेन करना है। किससे स्टेन किया जाएगा? या तो आयोडीन सॉल्यूशन से, या तो सैफ्रानिन सॉल्यूशन से, या तो मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन से स्टेन करने के लिए दिया गया है। तो उसमें भी हम लोग को सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स दिखते हैं। न्यूक्लियस दिखता है डार्कर कलर में, जो भी ऑर्गेनल्स है उसको डार्कर कलर में, फ्लूइड वाला पार्ट लाइटर कलर में, इस तरीके से दिखता है। ये इसमें दिया है। ओके, मैंने एक्टिविटी यहाँ मेंशन नहीं की है, वो हम लोग दूसरे वीडियोस में सारे एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे अगर आप लोग को चाहिए तो। वैसे मैंने बस मेन पार्ट लिया है, थियोरी वाला पार्ट, एक्टिविटी वाला पार्ट नहीं लिया, क्वेश्चन आंसर वाला भी पार्ट नहीं लिया है। उसके लिए अलग अलग वीडियोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्या है, द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो वो है सेल मेम्ब्रेन आउटर वॉल ऑफ सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है। न्यूक्लियस के पास एक मेम्ब्रेन नहीं, 2 मेम्ब्रेन होता है, ये याद रखना, ये डिफरेंस है। ओके, अदर ऑर्गेनल से इसका डिफरेंस है। कुछ ही ऑर्गेनल्स है जो सेल्स में कुछ ही ऐसे ऑर्गेनल्स है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अदरवाइज बाकी सब ऑर्गेनल्स में
सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के पास डबल लेयर है, इसीलिए ये याद रखना है, डबल लेयर। ओके, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन has pore which allow the transfer of material from inside of the nucleus to its outside। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर आप लोग न्यूक्लियस को ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियस को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगी। ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, ओके, ये हुआ सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस हुआ, इसका डबल लेयर होता है। मैं अलग अलग कलर में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। अब इसको अगर हम लोग जूम करके देखेंगे तो ये कैसे बना होता है? न्यूक्लियस इस तरह कंटिन्यूस शेप में नहीं होता है। न्यूक्लियस का शेप इस तरीके से, इसमें पोर्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो है ना, ये पोर, ये क्यों है? क्योंकि मटेरियल का ट्रांसफ़र कर सके। कुछ चीज़ें अंदर से बाहर आएंगी, बाहर से अंदर जाएंगी, ये इसलिए प्रेजेंट होता है। ओके, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ऐसे होता है। थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में होता है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है? आया समझ में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि जो पोर प्रेजेंट है, यहाँ से मटेरियल ट्रांसफ़र हो सके, इन एंड आउट साइड जा सके। ओके, है समझ? ओके, तो फर्दर क्या है? दैट इज टू साइटोप्लाज्म विल टॉक अबाउट इन सेक्शन, ये आगे पढ़ना है। द न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोम, the nucleus contain chromosome which are visible rod shaped structure only when the cell is about to divide. Chromosome contain information for the inheritance of characters from parent to next generation in the form of DNA deoxyribonucleic acid molecules. क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है, अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, या अब मैं यहाँ पूरा न्यूक्लियस ही बनाऊंगी। ओके, ये न्यूक्लियस हुआ। तो इसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे रैंडम फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं, क्रोमैटिन। ओके, रैंडमली अरेंज होते हैं, ये थ्रेड लाइक रैंडम अरेंज होते हैं, इसमें कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसे क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, ओके, न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, तो इस तरीके से फॉर्म में वो अरेंज होते हैं, हाँ, इस तरीके से फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं क्रोमोसोम। अगर वो एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज हो जाए, क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो जाए, तो ये कब होता है? सेल डिवीजन के वक्त, मियोसिस माइटोसिस ये हम लोग पढ़ेंगे, उस टाइम क्रोमोसोम की अरेंजमेंट ऐसी होती है। नहीं तो आपको जनरली क्रोमोसोम ऐसे ही क्रोमैटिन फॉर्म में मिलेगा, थ्रेड लाइक रैंडम स्ट्रक्चर उसका प्रेजेंट होगा। इसी के अंदर डीएनए और जीन्स प्रेजेंट होती हैं, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही। इसी के अंदर जो क्रोमोसोम अरेंज होता है, इसी में डीएनए और जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, पता है ना, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के सेगमेंट को ही जीन बोलते हैं। ओके, मैं स्ट्रक्चर डिस्कस कर ले रही हूँ। ये हुआ क्रोमोसोम। अगर हम लोग इसका इतना पार्ट देखें तो इसमें ऐसे ऐसे डीएनए प्रेजेंट होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, ये है डीएनए, ये है क्रोमोसोम, और इसके अंदर ये जो सेगमेंट है, कोई सा भी सेगमेंट ले लीजिए, यहाँ प्रेजेंट होंगे जीन। इसी में क्या है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, इसी यही चीज़ ट्रांसफ़र होती है जनरेशन टू जनरेशन। आए समझ में? ओके, ऑल क्लियर ना? ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो क्या है? इसी में इंफॉर्मेशन होती है किस चीज़ की? ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ के बता दें। द न्यूक्लियस कंटेन्स, ये वाला पैराग्राफ मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ।
द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या करता है? क्रोमोसोम कंटेन करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये नहीं, ये जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये कब होगा? कब होगा? जब सेल को डिवाइड करना हो। जब सेल डिवाइड होगा तभी ये ऐसे अरेंज होगा। ओके, about to divide. Chromosome contain information for inheritance of character from parent to next generation. क्रोमोसोम क्या करता है? उसके अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था। क्रोमोसोम के अंदर ये क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या है? जीन। डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। जीन ही क्या करता है? कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करता है। उसके पास इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी करता है कि हाँ, आपकी हाइट कैसी होगी, आपके बाल कैसे होंगे, आपका कलर कैसा होगा, ये सब इसमें इंफॉर्मेशन फिट होता है। वो सब डेटा जो है इसमें फिट होता है और उसी के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके कैरेक्टर को डिसाइड किया जाता है। ओके, फर्दर प्रोसीड करें। ओके, अब क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? डीएनए एंड प्रोटीन होता है। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सेल को कंस्ट्रक्ट करना है या फिर सेल का ऑर्गेनाइज करना है सेल को, तो वो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन फीड होता है। ओके, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। मैंने ये बताया था कि हाँ, जीन किसे बोलते हैं? डीएनए के सेगमेंट को, फंक्शनल सेगमेंट को ही जीन बोलते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, ये डिवाइड नहीं होता है जीन। ओके, दिस इज डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये तो मैंने बता चुका है, मैं बता चुकी हूँ कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन मटेरियल या फिर क्रोमोसोम पे। क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वही यहाँ मैंने जो बताया है, एंटेंगल्ड होता है, मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं होती है। ओके, whenever the cell is about to divide, the chromatic material get organized into chromosome। ये देखिए, जनरली तो ऐसे रहता है। क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। जनरली वो इस तरीके से एंटेंगल्ड फॉर्म में होता है, उसका अरेंजमेंट सही नहीं होती। लेकिन सेल को जब डिवाइड करने का टाइम आता है तो वो इस तरीके से अपना शेप ले लेता है, क्रोमोसोम अपना शेप ले लेता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्या करता है? सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? कि हाँ, ये एक सेल है, उसको डिवाइड करना है, ये डिवाइड हुआ तो क्या ये सेल का डिवीजन कौन करेगा? ये सेल का डिवीजन उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, उसके कंट्रोल में होता है, वही वो डिवाइड करता है। इसीलिए कहते हैं सेंट्रल रोल है, न्यूक्लियस को ही कंट्रोल सिस्टम ऑफ सेल कहा जाता है। The process by which a single cell divide and form two new cells. It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop, what form it will exhibit maturity by directing chemical activities of cell। वही कि न्यूक्लियस को कैसे डिवाइड करना, ये सेल को कैसे डिवाइड करना, ये न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। In some organism like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid called nucleoid। अब बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, ये बैक्टीरिया का सेल है, तो इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है। डिफरेंस समझ लीजिए,
आप लोग, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन ये नहीं होता। मतलब क्या कि इसके ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर तब कैसे अरेंज होता है बैक्टीरिया सेल में, ये हुआ बैक्टीरिया सेल, न्यूक्लियस ऐसे अरेंज होगा, ठीक। उसको एक फिक्स शेप नहीं होगा, लेकिन हाँ एक ही जगह क्लस्टर बना के रहेगा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ओके, देखिए यहाँ दिया है क्या है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके, आया समझ में। सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल लैक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मीन्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट्स मीन्स कैरियन और न्यूक्लियस। ओके, अब इसमें प्रोकैरियोट्स के बारे में बताएं। देखिए, जिसके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, pro means what and karyot means what, pro means what and karyot means what। pro means primitive, बहुत पुराना या फिर जो उतना डेवलप नहीं है, ठीक, प्रिमिटिव इन स्ट्रक्चर। एंड कैरियन मीन्स व्हाट, कैरियन मीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो है लेकिन उतना फुल डेवलप नहीं है, ये प्रोकैरियोट्स का डेफिनेशन है। ओके, तो बैक्टीरिया सेल्स कैसे हैं, बैक्टीरिया सेल्स आर प्रोकैरियोट्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विथ सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स के बारे में बताया कि हाँ जिसके पास न्यूक्लियस के अंदर जिसके पास वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोट्स बोलते हैं। यू मीन्स व्हाट, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, बताई हूँ, याद रखना चाहिए। ओके, अब क्या है, अब है प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। अब इसमें डिफरेंस दिया है कि हाँ प्रोकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू यूकैरियोट सेल में। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, प्रोकैरियोट सेल आल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल। अब देखिए डिफरेंस बता रही हूँ, यहाँ प्रो है, यहाँ यूकैरियोट्स है। ओके, देखिए क्या डिफरेंस है। इसमें पहली बात तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, हाँ इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में। प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड यू मीन्स ट्रू, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये तो फर्स्ट डिफरेंस हुआ कि हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेकेंड डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी सारे ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते। प्रोकैरियोट्स में ऑल ओवर ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होते, कुछ ही एक दो ऑर्गेनिजम्स ही प्रेजेंट सॉरी ऑर्गेनल्स ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि लेकिन यूकैरियोट्स में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और वेल फंक्शन करते हैं, ठीक। इसमें ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यही डिफरेंस इसमें बोला गया है। देखो इसमें क्या दिया है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट सेल, मतलब यूकैरियोट सेल के कंपेयर में प्रोकैरियोट सेल्स में कम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। Many of the function of such organelle are performed by poorly organized part of cytoplasm. The chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle bag-like structure but not with plastid as in eukaryote। अब ये डिफरेंस है, देखिए बैक्टीरिया में तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, मैंने ये बता दिया है सेल वॉल के टॉपिक में, ठीक। तो अब इसमें क्या प्लास्टिड पे प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे
कि हाँ प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस जो करता है वो प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है। तो क्या बैक्टीरिया में भी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं? नहीं, बैक्टीरिया में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। बैक्टीरिया में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मतलब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी उसके पास वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, खत्म। ओके, ये ख़त्म हो गया हम लोग का न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट ऑर्गेनल जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर करिए।